हिटलर के नात्सी मंत्री गोएबल्स का एक सिद्धांत था, जितना बड़ा झूठ होगा वह उतनी ही आसानी से जनता द्वारा निगला जाएगा। वास्तव में गोएबल्स ने एडोल्फ हिटलर से यह सिद्धांत सीखा था, जिन्होंने अपनी आत्मकथा मीन कैम्प में लिखा था कि स्वीकार किए जाने वाले झूठ को इतना बड़ा होना चाहिए कि जनता को विश्वास ही ना हो कि किसी के पास ऐसा झूठ कहने का साहस होगा, और यदि ये झूठ बार बार दोहराया गया तो एक दिन लोग इसे अनिवार्य रूप से सच्चाई के रूप में स्वीकार करेंगे। भारतीय अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग और हमारे ज्यादातर बेशर्म और बिके हुए भारतीय मीडिया गोएबल्स के वफादार शिष्य हैं, जिनके सिद्धांत का वे निष्ठा से पालन करते हैं। अब आप जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए। दिल्ली के तबलीगी जमात मरकज के सदस्यों को कई टीवी चैनलों द्वारा कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर्स, कोरोना बम, कोरोना जिहादियों आदि के रूप में दर्शाया गया है और इसके नेता मौलाना साद को शैतान के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि थोड़ा धैर्य और तर्कसंगत विचार विमर्श के बाद हमें पता चल सकता है कि तबलीगी जमात के लोग तो लॉकडाउन लागू होने से पहले ही वहां इकट्ठे हुए थे। यह आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर भारत में कोरोना वायरस फैलाया है। सरासर झूठ और हास्यास्पद प्रतीत होता है। मैंने कई विश्वसनीय लोगों से विस्तृत पूछताछ की है और मुझे बताया गया है कि तबलीगी जमात में उच्च चरित्र के लोग हैं। वे डॉक्टरों पर थूकने, अस्पताल में शौच करने, नर्सों के सामने पैंट उतारने या मूत्र की बोतलें फेंकने जैसी चीजें कभी नहीं करेंगे। इस तरह के अधिकांश आरोप झूठे प्रतीत होते हैं। कई टीवी चैनलों में यह प्रचारित किया गया कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने डॉक्टरों पर छींटाकशी की, अस्पताल के वार्डों में शौच किया, नर्सों के सामने दुर्व्यवहार किया, पेशाब की बोतलें फेंकी, चिकन बिरयानी आदि की मांग की। ऐसे अधिकांश झूठे और हास्यास्पद आरोप लगाए गए, जो हमारी भोली जनता का एक बड़ा वर्ग निकल गया, क्योंकि एक बड़ा झूठ एक छोटे झूठ की तुलना में आसानी से निकला जाता है। तबलीगी जमात के सदस्यों ने जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए अपने खून के प्लाज्मा का दान किया है। इसे मीडिया द्वारा बहुत कम महत्व दिया गया। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने अर्थशस्त्र की व्यवस्था की, उत्तेजक भाषण दिए और हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों का आयोजन किया। सभी झूठ और हास्यास्पद आरोप हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन आरोपों को सत्य मानते हैं, क्योंकि उमर एक मुस्लिम है, हालांकि वह नास्तिक होने का दावा करते आए हैं। ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। आजकल राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट तकनीक है कि उनकी आलोचना करने वालों को वो राष्ट्र विरोधी कहते हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप या NSA के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं। अब इसी प्रकार 82 वर्षीय कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला को अगस्त 2019 में कश्मीरी युवाओं को सरकार के खिलाफ हथियार उठाने और विद्रोह करने के लिए तथा कश्मीर को भारत से अलग करने को लेकर उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये बिल्कुल झूठे आरोप थे, क्योंकि फारूक को एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जीवन भर कश्मीर के भारत से अलग होने का विरोध किया। उनके बेटे उमर के खिलाफ और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती, पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल और अन्य कश्मीरी नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह के बेतुके आरोप लगाए गए। इसी तरह भीमा कोरेगांव के आरोपी और प्रोफेसर साईनाथ के खिलाफ पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जो अभी भी जेल में हैं। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जेएनयू में एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगाए गए, जिसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह के नारे लगाए थे? घटना के कई वीडियो को मार्फ किया गया था। इसके अलावा मेरी राय में ऐसे नारे लगाना भी कोई अपराध नहीं है। एक पत्रकार पवन जायसवाल ने रिपोर्ट दी कि मिर्जापुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के तहत बच्चों को केवल नमक के साथ रोटी दी जा रही थी, तो उनको आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऐसे कई और उदाहरण लुइस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड में मैड हैटर पार्टी की याद दिलाते हैं। ये प्रवृत्ति कहाँ समाप्त होगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए भयावह है।